अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे जूलॉजी के ब्रांचेस के बारे में। सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग जूलॉजी के बहुत सारे सब डिविजन्स हैं। यहाँ पे कुछ पोर्शन ही दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट है आपका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ग्रीक वर्ड के मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, और फॉर्म का मतलब होता है रूप, और लॉगस मतलब स्टडी करना। यानी मॉर्फोलॉजी का मतलब किसी भी फॉर्म की स्टडी करना। कोई भी एनिमल है, एनिमल के अगर हम फॉर्म का यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का की स्टडी करते हैं तो वो स्टडी किस में हो गई आपकी? मॉर्फोलॉजी के ब्रांच में होगी, है ना। तो मॉर्फोलॉजी वो ब्रांच है, जूलॉजी की वो सब डिविजन्स है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? इसमें सेकंड है एनाटॉमी। एनाटॉमी ग्रीक वर्ड के एना से, एना का मतलब होता है अप, ऊपर, टोम मतलब होता है कटिंग। तो एनाटॉमी को हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की यानी किसी भी एनिमल की बॉडी ऑर्गन की अगर हम कटिंग करके उसका अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो वो स्टडी किस में होती है? एनाटॉमी में होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका हार्ट है, हार्ट तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम हार्ट की कटिंग करके उसको डिसेक्ट करके उसके एक एक पोर्शन का की स्टडी कर रहे हैं तो ये सारी स्टडी किस में होगी? एनाटॉमी में होगी। ओके। इसके बाद है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का सिंपल मतलब होता है फंक्शन का अध्ययन करना, या इसको ये भी एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ वर्ड है, फाइसिस। ग्रीक का एक फाइसिस, ग्रीक में फिजियोलॉजी में फाइसिस का मतलब होता है नेचर। लॉगस का मतलब होता है स्टडी करना। यानी कि किसी भी एनिमल के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी इंटरनल बॉडी पार्ट के फंक्शन का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, तो हम खाना किस में खाते हैं? माउथ में खाते हैं, है ना। माउथ से फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग से इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस से स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है। तो माउथ से लेके एनस तक के बीच में कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट हो जा रहा है। तो अगर ये स्टडी हम करते हैं तो ये स्टडी किस में होती है? फिजियोलॉजी में होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका हार्ट है, हार्ट कैसे ब्लड सप्लाई करता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसकी स्टडी जब हम करते हैं तो वो भी फिजियोलॉजी में आता है। इसके अलावा बॉडी में और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है। अगर इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि ये कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं। जैसे किडनी है आपकी, तो कैसे ये यूरिन बनाती है, कैसे यूरिन बाहर करती है, तो इसकी स्टडी जो हम करते हैं तो किस में होगा? फिजियोलॉजी में होगा। फिजियोलॉजी एक बहुत ही लेंदी ब्रांच है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसके बाद साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो होता है वो सेल साइंस को कहा जाता है। यानी कि किसी भी सेल आप सबको भी पता है, ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल है। और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करना कि सेल कैसा होता है, सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, तो इन सब का अध्ययन करना। सेल कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, इसकी जो स्टडी होती है वो साइटोलॉजी में की जाती है। हिस्टोलॉजी में
जैसे मान लीजिए आप लोग सेल जानते हैं कि लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है, लेकिन जब एक ही काम करने वाला है, जैसे एक तरह के सेल, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए आपकी आइज़ है, तो आइज़ के रेटिना में एक तरह का सेल है कि नहीं? तो ये सेल का एक ग्रुप बन जाता है, यानी वो सारी सेल्स जो हैं वो एक जैसी हैं, एक ही फंक्शन है उनका। तो जो ग्रुप होता है सेल का, जो जिसका फंक्शन एक होता है, जिसका स्ट्रक्चर एक होता है, उसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू का मतलब होता है कि जो सेल एक जैसी हो, यानी देख उनकी जो उनके जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ देखने में एक जैसा हो और उसका उनका काम भी एक जैसा हो, तो उसी तरह बॉडी में कुछ सेल्स जो होती हैं, वो सेल का ग्रुप जो होता है वो एक जैसा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका लंग्स है, लंग्स में जो सेल होती है वो एक जैसी होगी, यानी स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, फंक्शन भी एक जैसा होगा, तो वो सेल का एक ग्रुप हो जाएगा। तो सेल का ग्रुप मतलब हो गया आपका टिश्यू, है ना। और अगर हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो टिश्यू की स्टडी ही किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी में करते हैं। इसके बाद है आपका जेनेटिक्स, मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेरा फेवरेट है। जेनेटिक्स जो है वो दो चीज़ें होती है जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स जो ब्रांच है, इस ब्रांच में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हेरिडिटी, दूसरा होता है वेरिएशन। हेरिडिटी आप सबको पता है, आनुवंशिकता को कहते हैं, और वेरिएशन का मतलब होता है विविधता। यानी हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पापा हैं, पापा के भी पापा हैं, तो उनके कैरेक्टर सबसे पहले आपके पापा के कैरेक्टर आपके पापा में आ गया, है ना। उसके बाद आपके फादर का कैरेक्टर आप में आ गया। तो ये क्या है? ये है हेरिडिटी। लेकिन आपने देखा होगा कि किसी के भी दादाजी, जैसे मान लीजिए आपके दादाजी हैं, तो दादाजी आपके फादर के जैसे नहीं हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं। या ये कह लीजिए कि आपके फादर आपके दादाजी से थोड़े से डिफरेंट हैं, है ना, आपके ग्रैंडफादर से थोड़ा डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस जो है ये होता है वेरिएशन। मान लीजिए कि उनके ज़माने में बहुत सारी चीज़ें नहीं रही होंगी, लेकिन आपके फादर के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, कुछ इन्वायरमेंटल वेरिएशन हुआ होगा, है ना। तो कुछ विभिन्नताएं होंगी, कुछ सोच नहीं होगी, कुछ बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा, है ना, कुछ एक्टिविटी अलग होगी, लेकिन फिर वही हेरिडिटी कैरेक्टर आप में आ रही है, तो आप भी अपने फादर से थोड़े से अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी एक नया वेरिएशन होता है, नया माहौल मिलता है ना। तो जेनेटिक्स को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जेनेटिक्स में दो चीज़ों की स्टडी की जाती है, एक होती है हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब जो कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती है, और दूसरी होती है वेरिएशन, यानी वेरिएशन का मतलब होता है विविधता, यानी जो जो डिफरेंसेस वेरिएशन जो जो डिफरेंसेस होते हैं जनरेशन टू जनरेशन बदलते रहते हैं, है ना। तो इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं जेनेटिक्स को कि मान लीजिए कैसे समझाऊँ आपको, जैसे ऑफ स्प्रिंग है, इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि उसका क्या कहते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी है वो जेनेटिक्स में आती है। इसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी भी काफ़ी बहुत अच्छा वो है, ब्रांच है, बहुत मज़ा आता है इसमें। मज़ा इस सेंस में आता है कि इसको याद नहीं करना पड़ता है, सब एकदम ऐसे ही समझ में आ जाता है।
इकोलॉजी, इकोलॉजी भी ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड के ओइकॉस, ओइकॉस का मतलब होता है हाउस। लॉगस, लॉगस का मतलब होता है स्टडी करना। तो किसी के हाउस की स्टडी करना कितना इंटरेस्टिंग है। किसी के घर की स्टडी करना। आपका घर क्या है? आपका भी घर होगा, है ना? तो घर से यहाँ पे मुराद है उसके एनवायरनमेंट से उसका क्या रिलेशन है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट से जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन ही, उस रिलेशन का की स्टडी ही हम इकोलॉजी में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एनिमल है, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, वो कौन से एनिमल से भयभीत होता है, यानी डरता है ना? कौन से एनिमल से वो अपने आप को बचाता है, और कभी कभी जब अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आती है तो वो कैसे सरवाइव करता है। तो इकोलॉजी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके होम से, यानी कि उसके इन्वायरमेंट से रिलेशन की स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। ओके। इसके बाद एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी। काफ़ी टेढ़ी ब्रांच है, मज़ा नहीं आता है। हम लोगों की एक किताब थी पूरी की पूरी टैक्सोनॉमी की, मुझे नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आता था। देख लीजिए, इसमें क्या होता है टैक्सोनॉमी में कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर, यानी उसका नाम कैसे दिया जाए, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, पहचाना कैसे जाए, उसको क्लासिफाई कैसे किया जाए, यानी उसको किस पोजीशन में रखा जाए, है ना? जैसे आप सबको पता होगा कि प्रोटोजोआ, है ना, सबसे लोअर एनिमल्स माने जाते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की स्टडी करना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।